नमस्कार दोस्तों। OECD क्या है? ये OECD की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 37 मेंबर कंट्रीज हैं। 1961 में इसको बनाया गया। बहुत ही ब्रॉड इसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना। तो इसका इंट्रोडक्शन, OECD की हिस्ट्री, कैसे ये बना, इसका फाउंडिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका कंपोजिशन, इंडिया OECD के साथ कैसे इन्वॉल्व है और OECD की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में खंगालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो ये एक फोरम ऑफ कंट्रीज है जो कि अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी को कमिटेड हैं। अभी डेमोक्रेसी को कमिटेड है कंट्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चाइना जैसी कंट्रीज, वियतनाम जैसी कंट्रीज इसकी मेंबर नहीं होंगी जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। फिर मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, ये मिलजुल के पॉलिसी को इवॉल्व करना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना, गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब इनका काम है। OECD के जो भी मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो अगर आप OECD के मेंबर कंट्रीज़ को मिला दें तो नॉमिनल GDP जो दुनिया की है उसका 62.2% कहा था OECD में, और परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो इनकी ओवरऑल ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 42.8% है। OECD एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि OECD यूनाइटेड नेशंस के ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बट हाँ ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है उसको यूनाइटेड नेशंस में। हिस्ट्री देखते हैं इसकी। 1948 में OECD नहीं था, OEEC था, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किसने बनाया था इसको? तो रॉबर्ट मार्जोलिन ऑफ फ्रांस। क्यों बनाया गया था? मार्शल प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। अब जब यूरोप तबाह हो चुका है तो यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे अमेरिका बड़े पापा बन के आते हैं और बोलते हैं कि भाई यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोन देंगे, और उस लोन को दिया जाएगा मार्शल प्लान के अंदर। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनेंशियल एड आई थी ताकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमिक प्रोग्राम चलाया जा सके, इसको बोला गया मार्शल प्लान। लेकिन इस मार्शल प्लान को उस समय की सोवियत यूनियन और उसकी सैटेलाइट स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए मार्शल प्लान फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, मार्केट फोर्सेस की बात करता है, कैपिटलिज्म की बात करता है, और सोवियत यूनियन सोशलिज्म की बात करता है। तो ऑब्वियस सी बात है सोवियत यूनियन और चाइना जैसी कंट्रीज मार्शल प्लान को रिजेक्ट ही करेंगी। फिर आप देखिए 1950s में OEEC ने क्या किया? इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशंस एम्ड एट डिटरमिनिंग कंडीशंस फॉर सेटिंग अ यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। फिर भाई यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी ऑफ द 6th एंड अदर OEC मेंबर्स टुगेदर ऑन अ मल्टीलेटरल बेसिस। कुल मिला के यूरोप की कंट्रीज उस समय पे आपस में एक दूसरे के साथ और घुल मिल सके, ट्रेड के इश्यूज को लेके, म्यूचुअल डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके, ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके, और इनफैक्ट 1958 में OEEC के ब्रैकेट के अंदर ही बनाई गई यूरोपियन न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। तो मतलब काफी मेजर स्केल पे इन्वॉल्व था OEEC। 1961 में OEEC को बदल के कर दिया गया OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। किसके थ्रू? कन्वेंशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और जो मेंबरशिप थी वो ओपन कर दी गई नॉन यूरोपियन स्टेट्स के लिए भी। फिर आप देखिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाने के लिए 1957 में रोम ट्रीटी आई, और उसके बाद कन्वेंशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आया, जो कि OEEC को 1961 में सुपरसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। ये कन्वेंशन जो था आपका, कन्वेंशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये साइन हुआ दिसंबर 1960 में, और ऑफिशियली OECD ने OEEC को ओवरटेक किया सितंबर 1961 में। अगर बात की जाए OECD में कौन कौन है, तो यूरोपियन फाउंडर कंट्रीज हैं ऑफ द OEEC, यानी OECD में कौन आया? जो फाउंडर कंट्रीज थी OEEC की ये भी आई, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा भी आया, 3 कंट्रीज नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और इटली। इन्होंने OECD के कन्वेंशन को सितंबर 1961 के बाद साइन किया, उसके बावजूद इनको फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। फाउंडिंग मेंबर के नाम यहाँ पे लिखे एंड में इनको एक बार फिर से देखेंगे। तो बेसिकली ये थी इसकी हिस्ट्री, कैसे OECD बना, काम क्या है।
तो भैया वही काम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, कॉपरेशन को बढ़ाना, पॉवर्टी को कम करना। फिर जब हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उस समय पे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क आ रहा है, इसको भी रेगुलरली एसेस करते रहना। OECD ने लिविंग मल्टीपल कंट्रीज में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाया है। वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन में OECD का अपना एक रोल है। OECD रेगुलरली मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज भी हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज भी हैं, तो भैया OECD रेगुलर मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि बहुत सारे थीम्स पे बातचीत करता है, और इन प्लेटफॉर्म्स में केवल OECD की कंट्रीज नहीं, दुनिया की और कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। आप आगे जाके देखोगे इंडिया भी इन्वॉल्व है, जबकि इंडिया ऑफिशियली OECD का मेंबर है नहीं। फिर OECD यूरेशिया वीक, यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड्स सेवरल हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग डिस्कशंस टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस इन एड्रेसिंग कॉमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन यूरेशिया। तो भैया OECD इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है ऑन अ ग्लोबल स्केल। OECD रेगुलरली पब्लिश करता है और अपडेट करता है एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन, जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स निकालता है, स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस को पब्लिश करता है, एनालाइज करता है उनको, और आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होने वाली है इसके ऊपर अपने फोरकास्ट देता है। फिर भाई दिस OECD एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इश्यूज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सोशल इश्यूज का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली बढ़ेगी तो सोशली कैसे चीजें होंगी, इन सब चीजों के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स देना, एनालिसिस निकालना। अक्सर कर OECD की रिपोर्ट्स में जो भी आता है उसके बारे में न्यूज़पेपर में और एडिटोरियल डिस्कशन में मैं आपके साथ बात करता हूँ। फिर OECD का एक और फंक्शन है कि ब्राइबरी और जो दूसरे प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं दुनिया भर में, उनको कम किया जाए। तो OECD एक ब्लैक लिस्ट ऑफ नेशंस की लिस्ट को मेंटेन करता है। वो नेशंस जो टैक्स हेवन है, वो नेशंस जहाँ पे इंटेंशनली कंपनियां जाके टैक्सेस देना स्किप कर सकती हैं, टैक्स अवॉइडेंस कर सकती हैं, तो इसके अगेंस्ट एक एंडेवर है OECD का कि भाई इसको हम खत्म करेंगे। तो वो कंपनीज जो कि टैक्स अवॉइडेंस करती हैं उनको खत्म करना, ठीक है, उनके ऊपर एक चेक लेके आना, खासकर G20 कंट्रीज में, इसमें भी OECD इन्वॉल्व है। OECD का कंपोजिशन देखा जाए तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आएगा OECD काउंसिल। OECD काउंसिल में हर मेंबर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। हर मेंबर कंट्री एक डेलीगेशन भेजता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, और इस डेलीगेशन को हेड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री का एम्बेसडर, ठीक है। इस OECD काउंसिल में बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटीज हैं। ये OECD काउंसिल में हर मेंबर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्या गाइडेंस होगी, उसके ऊपर ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर ये जो OECD की सब्सटेंसिव कमिटीज हैं, OECD के जितने भी अलग अलग प्रकार के वर्क एरिया हैं, हर वर्क एरिया के अपनी सब्सटेंसिव कमिटीज हैं, उनके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी बॉडीज काम कर रही हैं, मेंबर और नॉन मेंबर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं जो कि OECD के मेंबर नहीं है, वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व होकर काम करती हैं। ये कमिटीज पब्लिकेशन, टास्क फोर्सेस, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ करते हैं। तो आप देख सकते हो OECD मेंबर कंट्रीज हो गई, तो उसका एक OECD काउंसिल हो गया, काउंसिल के अंदर स्टैंडिंग कमेटी। फिर एक हो गया मैकेनिज्म OECD सब्सटेंसिव कमिटीज का, और एक हो गया OECD सेक्रेटेरिएट, जिसको लीड करता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमिटीज और सब्सटेंसिव कमिटीज दोनों को मदद करता है। तो कुल मिला के 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, 3 मेन एलिमेंट्स दिख रहे हैं OECD के स्ट्रक्चर के। OECD मेंबर कंट्रीज की OECD काउंसिल, और काउंसिल के अंदर स्टैंडिंग कमिटीज, वो एक स्ट्रक्चर हो गया। OECD सब्सटेंसिव कमिटीज दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर OECD का सेक्रेटेरिएट। OECD का इन्वॉल्वमेंट इंडिया के साथ बात की करी जाए तो देखिए, OECD की काउंसिल हुई मिनिस्ट्रियल लेवल की 16 मई 2007 को। यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भैया इंडिया, ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका, इनके साथ इंगेजमेंट को बढ़ाया जाएगा और इनको बनाया जाएगा की पार्टनर्स ऑफ OECD। तो OECD की एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस में इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इंडिया से रिलेटेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ पैटर्न्स है, ट्रेड पैटर्न्स है, इसके ऊपर अक्सर कर OECD की रिपोर्ट आती है। आप बोलोगे कि OECD की रिपोर्ट हमें कैसे मदद करेगी? बिल्कुल मदद करेगी। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इन रिपोर्ट से स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस को उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स अक्सर कर बाकी देशों के जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनसे कंपेयर्ड होती हैं, तो हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा कि भाई अच्छा कंपैरिजन करके अच्छे स्टेप्स ले पाना, ये भी पॉसिबल हो पाए। तो भाई OECD स्टैटिस्टिक्स, sector specific country reviews and targeted joint activities are key to advancing India's domestic reform agenda while increasing OECD relevance in global governance। फिर आप आगे बात करो दोस्तों, तो
ओवरऑल G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ OECD इन्वॉल्व होके एक होलिस्टिक लेवल पे काम करता है। किस हद तक OECD एक कंट्री के अंदर घुस के काम कर पाएगा, और सिर्फ OECD नहीं, बाकी कंट्रीज के लिए भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये वैलिड है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब के लिए वैलिड है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर देश किस हद तक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त कर रहा है। इंडिया कैसे OECD के साथ कोऑर्डिनेट करता है? तो भाई ग्लोबल रिलेशंस सेक्रेटेरिएट है OECD का, ये इंडिया के साथ कोऑपरेशन करता है ताकि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हो सके। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो, इंडिया के बिजनेस इन्वॉल्व हो, एसोसिएशंस इन्वॉल्व हो, थिंक टैंक इन्वॉल्व हो। तो OECD और इंडिया के कोलैबोरेशन में एंटी करप्शन की बातें होती। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो सकता है? जो कि ट्रेड को बढ़ाता है दुनिया भर का OECD, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बात होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी, एनवायरमेंट, फिस्कल रिलेशंस, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, टैक्सेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्टील, सबके ऊपर बात होती है। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किस हद तक है OECD में? तो भैया जो सेलेक्टेड OECD कमिटीज़ हैं और उनकी सब्सिडरीज बॉडी है उसमें इंडिया को पार्टिसिपेशन दिया गया है। फिर OECD के डेवलपमेंट सेंटर में ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एसोसिएशन कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन सब का मेंबर है इंडिया। और इनके थ्रू OECD के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का वो काफ़ी बढ़ जाता है। G20 का मेंबर है इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है G20 का मेंबर होने के नाते इंडिया का एक्टिव रोल है इन द ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी। वहाँ पे भी G20 और OECD साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये OECD के बारे में आपको पूरी जानकारी बताइए। बात की जाए तो OECD की मेंबर कंट्रीज, तो आप देख सकते हैं जितनी भी टॉप की कंट्रीज हैं, जितनी भी टॉप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कंपनी है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिले, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हालांकि कोलंबिया उतनी टॉप की भी नहीं है बट ठीक है, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस की इकोनॉमिक हालत गजब भी खराब है, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग। अभी लाटविया, लिथुआनिया इतनी मेजर इकोनॉमीज तो नहीं है। मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। दीज आर द मेंबर्स ऑफ OECD। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।